बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर्स में से? जी, क्वेश्चन पूछें। सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से कुछ चीजें पूछनी थी। जी पूछें। सर, ये जो कैश रिसीट्स वाली जो स्लाइड है उसका लास्ट पॉइंट पढ़ के सुनाएं। subsection 3 shall not apply to an advance payment for the sale of goods or supply of services. असल में ये कह रहा है कि लोन, आपने पहले सबसेक्शन 3 जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी लोन, एडवांस, डिपॉजिट या गिफ्ट अगर कैश में आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, लेकिन उसके बिल्कुल शुरू में आप देखेंगे तो उधर क्या लिखा हुआ है? दिस इज सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4। ठीक है, और सबसेक्शन 4 ये फिर नीचे दिया हुआ है, यानी जो एडवांसेस सबसेक्शन 4 में जिक्र हैं उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। वो अगर आप कैश में भी वसूल कर लेंगे तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन से एडवांसेस हैं? वो एडवांसेस हैं एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड एडवांस अगेंस्ट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इनको लॉ ने कहा है कि अगर आप कैश में भी वसूल कर लें तो ये बिजनेस इनकम, सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट नहीं बनेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो सेल ऑफ गुड्स के एवज आपने पैसे वसूल किए हैं वो अगर आप कैश में भी वसूल करें तो तब भी आपने उसको बिजनेस इनकम तो डिक्लेयर करना ही है। यानी जब आज अगर आप उसे एडवांस लिखते हैं तो कल वो बिजनेस इनकम बन जाएगा। तो इसी तरह रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के एवज जो पैसे आप वसूल कर रहे होते हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस बन जाएगा। तो उसने इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाना है, इसलिए उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। सही, ठीक है सर। और सर, डिडक्शंस और एक्सपेंसेस में एक पॉइंट था, स्लाइड नंबर 5 है सर। जी बताइए, रीड करें। सर, इसके अंदर लिखा हुआ है कि अदर देन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर। सर, इसका क्या मतलब है? पूरी बात पढ़े ना। अच्छा सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर अ टैक्स ईयर, a deduction shall be allowed for any expenditure paid by the person in the year to the extent to which the expenditure is paid in deriving income chargeable to tax under that head other than expenditure of a capital nature. हाँ, देखें, वो ये कह रहा है कि आपको जब इनकम अर्न करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, मसलन किसी एक इनकम की हम मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दे दी। ठीक है, या हम ये एसबीएम की मिसाल ले लेते हैं। एसबीएम जो है ये एजुकेशन बिजनेस में है, तो एसबीएम इस एजुकेशन बिजनेस के लिए इनकम कहाँ से अर्न कर रहा है? इनकम आप लोगों से अर्न कर रहा है, आप लोगों से फीसें ले रहा है। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस इनकम अर्न करने के लिए एसबीएम का एक्सपेंस भी इनकर हो रहा है। वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? एक्सपेंस दो किस्म के हैं बुनियादी तौर पर। एक है जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो रूटीन एक्सपेंडिचर होता है ना, जो इमीडिएट एक्सपेंडिचर है, उसका फायदा फौरन इमीडिएट होता है, जैसे बिजली के बिल हैं अभी इस्तेमाल हो गया, टीचर्स की फीसें हो गई, वगैरह वगैरह, रेंट हो गया। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा हो। जनरली ये आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को कहा जाता है कि इनका फायदा आपको एक साल से ज्यादा होता है। जैसे आप फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदते हैं, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीद लें, तो लॉ कहता है कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सारा अलाउ होगा लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है आपको किस तरह अलाउ होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फिर आपको डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन मिल जाती है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। सर, और सर प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है? प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट।
डेट का मतलब है लोन, और लोन के ऊपर आने वाला प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट कहलाता है। असल में इसमें थोड़ा सा फर्क ही होता है कि इंटरेस्ट जो है ना वो प्योरली जो है ना, आप ये समझे कि उसको अगर उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो इंटरेस्ट प्योरली सूद को कहा जाता है, ठीक है। जबकि प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो थोड़ा आप समझिए कि वाइडर मीनिंग है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सूद का आंसर शामिल हो। मसलन मसलन आप किसी को लोन देते हैं और उस लोन के ऊपर आप कहते हैं कि भाई मुझे 10% इंटरेस्ट दे दे, तो ये भी प्रॉफिट ऑन डेट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आपका जो किसी के पास आपने इन्वेस्टमेंट की है मुदारबा की फॉर्म में, मुशारका की फॉर्म में, और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये भी प्रॉफिट ऑन डेट के तौर पर आ रहा है, लेकिन वो प्योरली इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रॉफिट ऑन डेट इज अ लिटिल वाइडर टर्म, जिसमें इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के प्रॉफिट्स भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है। सर इसके अंदर जो आपकी स्लाइड है सर, इसकी डेफिनेशन वो है प्रॉफिट एंड डेट की, या बुक वाली डेफिनेशन है? बुक वाली थोड़ी डिफरेंट है, उसके पॉइंट्स भी थोड़े ज्यादा हैं। कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं? स्लाइड 6 है। उसको रीड करें। ये वो नॉन रेजिडेंट वाली स्लाइड है। यस सर। हाँ देखिए, ये तो प्रॉफिट ऑन डेट की एग्जेम्पशन है, ये प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन नहीं है। ये सही प्रॉफिट ऑन डेट की एग्जेम्पशन है नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए, सही ठीक है। ठीक है। तो ये जो ठीक है सर। एग्जेम्पशन है उस एग्जेम्पशन की कंडीशंस है। ठीक है। और सर सर डिविडेंड जो है सर, वो क्या है? उसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, तो सर वो भी हम वो डिस्कस करेंगे बाद में। हाँ, वो बाद में डिस्कस होगी, अभी इसमें नहीं है। ठीक है। और सर एफटीआर और एनटीआर ये भी अभी करना ये है भी हमें? अभी डिस्कस करना है हमें। सही, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अभी हम सेक्शन 21 डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने मुख्तलिफ एक्सपेंसेस डिस्कस किए जो सेक्शन 21 में लॉ डिसअलाउ कर देता है, ठीक। वो सारी एक लिस्ट थी, उसमें ये आखिरी एक्सपेंस है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बारे में लॉ ये कहता है कि ये भी सारे के सारे क्या हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग, जो नीचे लिस्ट, जो नीचे एक्सपेंसेस दिए गए हैं इंटरटेनमेंट के, उनके अलावा हर किस्म का इंटरटेनमेंट एक्सपेंस डिसअलाउ होगा। अब आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का थ्योरी में सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये बताएं इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कौन से अलाउ हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाज़ात आपके पास न्यूमेरिकल में भी वो कह देता है कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का जिक्र किया होता है, लेकिन वो आपसे वजह पूछ लेता है कि जनाब रीजंस बताएं कि ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। तो रीजन में भी आपने लिखना होता है कि जनाब ये इस वजह से इंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउ है, इस वजह से डिसअलाउ है। और अगर उसमें सवाल में, जाहिर सी बात है, सवाल की नौयत को देख के आपको आइडिया होगा कि इसमें इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कौन सा पूछा जा रहा है। अब ये मैं बारी बारी आपको सारे रीड कर देता हूँ कि ये कौन से इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं जो अलाउड है। नंबर 1, एक्सपेंडिचर आउटसाइड पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट इन कनेक्शन विद बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप पाकिस्तान से बाहर गए हैं, आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अपने वहाँ पर कोई मार्केटिंग के लिए गए हैं, तो वहाँ पे जो नॉर्मल एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है वो अलाउेबल एक्सपेंस होगा। बल्कि पहले मैं आपको सेकंड लास्ट बुलेट, सबसे पहले इसमें जो सेकंड लास्ट बुलेट है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको एक दफ़ा पहले पढ़ लें कि एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन क्या है।
ठीक है। Entertainment is defined as provision of meals, refreshments, and reasonable leisure facilities in accordance with the tradition of business and subject to overall norms and customs of business. यानी जो रूटीन में मील्स, रिफ्रेशमेंट्स या जो रीजनेबल फैसिलिटीज होती हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में पाई जाती हैं, उनके मुताबिक जो इंटरटेनमेंट होगी वो इंटरटेनमेंट की डेफिनेशन में शामिल है। मसलन जैसे ऑफिस में यूजुअली 2 वक्त की चाय जो है ना, वो एक ट्रेडिशन है या एक जो है ना रूटीन है बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। अब अगर कोई इदारा जो है वो कहता है कि जनाब मैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को सुबह का नाश्ता देता हूँ, फिर उसके बाद उनको दोपहर की चाय देता हूँ, फिर उसके बाद दोपहर को खाना भी फराहम किया जाता है, फिर एक और चाय होती है, उसके साथ जूसेस भी होते हैं, और हम उसके बाद फिर शाम को भी कोई इंटरटेनमेंट पार्टी करते हैं, केक कटते हैं, तहजीब बेकरी से रोल, पेस्ट्रियाँ और ये सारा कुछ आता है, फिर रात का खाना होता है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि उस दफ्तर में काम नहीं होता, एंटरटेनमेंट ही चल रही होती है। तो वो एक ट्रेडिशन ऑफ बिजनेस के मुताबिक नहीं है, वो एक ओवरऑल नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक नहीं होगा इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्स वाला कहेगा कि यार ये कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या है, विच इज विद इन द ओवरऑल जो नॉर्म्स है बिजनेस की, जो लोग कस्टमरी जो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उनको आप कहेंगे कि ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। ये जो नॉर्मल किस्म का इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, ये कब अलाउ होता है, अब उसकी ये बातें कर रहे हैं। तो अब पहला है कि ये नॉर्मल इंटरटेनमेंट का एक्सपेंस पाकिस्तान से बाहर अगर आप करेंगे तो अलाउ है, अगर ये आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ठीक। अगर आप वैसे ही सैर वैर करने के लिए चले गए हैं या सऊदी अरब आप उम्रे पे चले गए हैं, हज पे चले गए हैं, या ज़ियारतों पे कोई बंदा गया हुआ है, तो वो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है ना, वो वहां पर जो एंटरटेनमेंट करते हैं वो अलाउबल एक्सपेंस नहीं है। इट इज इन रिलेशन टू इन कनेक्शन विद अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद कहते हैं एक्सपेंडिचर एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। अगर किसी कोई मुल्क की कोई मुल्क के अंदर एक कंपनी है और उसकी ब्रांचेस जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फैली हुई है, मसलन मिसाल लेते हैं, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपनी A has its head office in Dubai, branches in PK, India, yeah, from PK say 2 million, India say उसका रेवेन्यू है से 6 लाख रुपये, और बांग्लादेश से अब ये मुख्तलिफ मुल्कों में इसकी ब्रांचेस हैं, रेवेन्यू वो अर्न कर रहा है, और रेवेन्यू इंडिया से जो है 25 लाख रुपए है, पाकिस्तान से उसका रेवेन्यू जो है वो 2 मिलियन है, बांग्लादेश से 5 लाख है, और टोटल रेवेन्यू उस कंपनी का 5 मिलियन रुपए है। हेड ऑफिस उसका दुबई में। तो अब दुबई ऑफिस
incurs entertainment expenses of ₹5 लाख, ठीक है। उसने 5 लाख रुपए के एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किए, फर्ज किया कोई शेयर होल्डर्स की मीटिंग पे किए, कोई एम्प्लॉयज की मीटिंग वहां पर की गई, कोई जो वहां पे जो कॉमन एम्प्लॉयज है, मसलन ग्रुप का सीएफओ बैठा हुआ है, ग्रुप का सीईओ बैठा हुआ है, उनसे रिलेटेड कोई चाय पानी खर्चे, इस किस्म के एक्सपेंडिचर है। तो अब ये जो देखिए, दुबई में उसका हेड ऑफिस तो है, लेकिन दुबई में उसकी इनकम कोई नहीं है। इनकम है उसकी 3 ब्रांचेस से, जो ब्रांचेस उसकी मुख्तलिफ मुल्कों में पाई जाती हैं। तो वो क्या करता है कि वो दुबई में तो एक्सपेंस क्लेम करने का फायदा कोई नहीं है, दुबई तो वैसे भी टैक्स फ्री एंटिटी है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देता है कि भाई ये एक्सपेंस, चूंकि ये कॉमन एक्सपेंडिचर है और ये एक्सपेंडिचर ब्रांचेस के लिए ही इनकर हुआ है, मतलब शेयर होल्डर्स हैं तो वो ब्रांचेस से ताल्लुक है उनका। अगर कोई कंपनी मार्केटिंग के लिए कोई इंटरटेनमेंट का एक्सपेंस कर रही है तो उसका फायदा भी ब्रांचेस के बिजनेस को हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एलोकेशन ऑफ इंटरटेनमेंट एक्सपेंस से ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। क्या करता है, वो कहता है कि मैं जिसका जितना रेवेन्यू है उतना उसे एलोकेट कर देता हूँ। तो ये कैसे होगा, टू पीके, पीके को कैसे एलोकेट होगा जी, टोटल एक्सपेंडिचर 5 लाख रुपए का था, मल्टीप्लाई बाय 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 मिलियन, तो पाकिस्तान को एलोकेट कितना हो गया, 2 लाख रुपए। अब जो पीके ब्रांच P&L, वहां पे क्या लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा जनाब, रेवेन्यू 2 मिलियन, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच। अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ब्रांच के, से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वो एक्सपेंसेस हैं 12 लाख रुपए के, ठीक है। हेड ऑफिस एलोकेटेड यूं, नेट प्रॉफिट जो है इस ब्रांच का कितना आ गया, 2 में से 14 लाख गए, तो ये 6 लाख रुपए का आपके पास एक्सपेंस आ गया, ठीक है, सॉरी नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह अपने एक्सपेंसेस को हेड ऑफिस एलोकेट कर देता है, और ये जो एक्सपेंसेस की एलोकेशन होती है, इस एलोकेशन के नतीजे में प्रॉफिट ब्रांचेस के रिड्यूस हो जाता है। ये अलाउेबल एक्सपेंस है, ये अलाउेबल एक्सपेंस है ऑब्वियसली, लेकिन ये अलाउेबल किस सूरत में होगा, ये अलाउेबल होगा जब ये नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन ऑफ बिजनेस के मुताबिक होगा। तो एलोकेशन एक्सपेंडिचर एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर allowable expense. Number 3 bullet, expenditure on entertainment of foreign customers and suppliers. अगर कोई फॉरेन कस्टमर्स या सप्लायर्स की इंटरटेनमेंट पर, मसलन आपके कोई फॉरेन कस्टमर्स हैं, आपके कोई क्लाइंट्स हैं या सप्लायर्स ऑफ योर बिजनेस हैं, और वो पाकिस्तान आते हैं कोई आपसे मुज़ाकरात के लिए, कोई आपसे डिस्कशन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स इन पाकिस्तान का, मसलन से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मेरे पास मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज है, ठीक है। अब मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज है तो मैकडोनल्ड्स जो है वो अपनी जो मुझे सप्लाई करता है, जो इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है, या जो मुझे वो अपनी रेसिपी सप्लाई करता है, उसके लिए वो कुछ मुझे यहाँ पर बंदे भेजता है, और वो बंदे जो है आके इंस्पेक्शन भी करते हैं, मेरी फैसिलिटी की चेक भी करते हैं। तो इन लोगों के आने के ऊपर मैं उन्हें सरीना होटल में ठहराता हूँ, उनको खाना पीना देता हूँ, या किसी और होटल में ठहराता हूँ जो नॉर्म्स ऑफ कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक है। तो उनके ऊपर जो इंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर है वो भी अलाउेबल एक्सपेंस है। फिर कहता है एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ लोकल कस्टमर्स एंड सप्लायर्स एट द पर्सन्स बिजनेस प्रेमिसेस।
तो अगर आपके कोई लोकल कस्टमर्स या आपके सप्लायर्स आते हैं, मसलन से अगेन मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि वैसे तो वहां से कुछ चीजें आ रही हैं, लेकिन जो चिकन है वो तो उसने लोकली खरीदना है, वो तो अमेरिका से नहीं आना। तो जिनसे चिकन वो खरीदता है उन सप्लायर्स को बुलाता है, उन सप्लायर से डिस्कशन करता है, मीटिंग करता है, और उस मीटिंग के दौरान वो कोई इंटरटेनमेंट के लिए वहां पर खाना वाना सर्व किया जाता है, तो वो भी इंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है, वो भी अलाउेबल एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पर देखें फॉरेन कस्टमर्स और सप्लायर्स में और देसी भाइयों में फर्क किया है लॉ ने। देसी भाइयों की सप्लाई के ऊपर लॉ ने कहा है कि वो एट द पर्सनस बिजनेस प्रेमिसेस, तो जो लोकल कस्टमर्स हैं उन्हें अपने बिजनेस प्रेमिसेस पर एंटरटेनमेंट करेंगे तो फिर उनका एक्सपेंस अलाउ होगा। अगर उन्हें इसका मतलब है बिजनेस प्रेमिसेस से बाहर लेके जाएंगे तो वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट बुलेट है एंटरटेनमेंट एट अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एजेंट्स, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, प्लेस ऑफ मीटिंग इज इररेलेवेंट। शेयर होल्डर्स की, एजेंट्स की, डायरेक्टर्स की, एम्प्लॉइज की अगर कोई मीटिंग हुई, उसमें कोई खाना वगैरह सर्व किया गया, तो वो एक्सपेंस अलाउबल एक्सपेंस है, और कहीं भी प्लेस ऑफ मीटिंग इरेलीवेंट है, कहीं पर भी वो मीटिंग की जा सकती है। मसलन आप लोगों ने जैसे बात ये ट्रेनिंग के इवेंट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने ट्रेनिंग के इवेंट्स किसी बुरबन में करवाते हैं, या बाज फर्म्स के अंदर भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग अपना एनुअल डिनर करते हैं, तो मुख्तलिफ एनुअल डिनर जो है कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी ट्रिप के ऊपर चले गए, तो इस तरह मुख्तलिफ जो है ना वो जगहों पे ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, और ये अलाउेबल एक्सपेंस है। एंटरटेनमेंट एट द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, अगर कोई नई ब्रांच ओपन करते हैं तो उस ब्रांच की ओपनिंग के ऊपर जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं वो अलाउेबल एक्सपेंस होता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और आखिर में लिखा हुआ है, आखिरी बुलेट है, एंटरटेनमेंट ओनली अलाउड फॉर पर्संस रिलेटेड रिलेटेड, दो दफा टू हो गया, रिलेटेड डायरेक्टली टू बिजनेस, रिलेटेड डायरेक्टली टू बिजनेस, यानी इंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउ है सिर्फ पर्संस के लिए जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज की, एजेंट्स की, डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो वो तो अलाउ होगा। लेकिन अगर आपने कहा कि जी मैंने अपने भाइयों की एक मीटिंग बुलाई है और हमने कोई खानदानी मामला डिस्कस करना है, तो वो एक्सपेंस अलाउबल एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो तो घर के मामला डिस्कस हो रहे हैं। तो जो बिजनेस से रिलेटेड लोग नहीं है उनकी मीटिंग अगर नहीं बुलाएंगे और उनके साथ कोई गपशप करेंगे तो वो बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर अलाउ नहीं होगा। तो क्वेश्चन है तो पूछे। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हमारा सेक्शन 21 क्लोज हो गया, और हमने ये लिस्ट पढ़ ली वो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउ होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 21 में जो एक्सपेंसेस की डिसअलाउंस की लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट जो है आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए भी याद करनी है। यही लिस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी काम आती है, वहाँ पे भी एक्सपेंसेस इसी तरह डिसअलाउ होते हैं। यही लिस्ट आपको चाहिए याद करने के लिए कैपिटल गेन, कैपिटल कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर कोई एक्सपेंसेस क्लेम करना है जो कि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई एक्सपेंस क्लेम करने हो तो उसके लिए भी ये सेक्शन 21 एप्लीकेबल होता है। अब हम पढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास बड़ा इनकम फ्रॉम बिजनेस के हवाले से, और वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ बिजनेस में जो एसेट प्राइस या वैल्यूएशन कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग में तो रेट्स होते हैं उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से, कोई स्ट्रेट लाइन का मेथड यूज करता है, कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करता है, कोई डेप्रिसिएशन 10% से चार्ज करता है, कोई 15% से चार्ज करता है, हो सकता है कोई 20% से चार्ज करे। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डेप्रिसिएशन की, उसकी यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और मुख्तलिफ कंसेप्ट होते हैं। ये सारे कंसेप्ट टैक्स लॉ में कोई नहीं है। टैक्स लॉ में एक ही मेथड है और वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करता है टैक्स लॉ। और टैक्स लॉ जो है उसने डेप्रिसिएशन के रेट्स फिक्स कर दिए। टैक्स लॉ ने डेप्रिसिएशन के रेट्स फिक्स कर दिए हैं,
और उन्हीं रेट्स पे डेप्रिसिएशन मिलती है। तो इसीलिए आपको याद होगा कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होती है, डिसअलाउ होती है, और टैक्स डेप्रिसिएशन यानी जो टैक्स के रेट के मुताबिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है वो हमें एज एन अलाउबल एक्सपेंस होती है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं एक दफ़ा साइन आउट करके साइन इन हो रहा हूँ और आपको दोबारा मैं इसका लिंक भेज रहा हूँ।